हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम की। और सबसे पहला जो जैव प्रक्रम है दैट इज न्यूट्रिशन, इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम फोटोसिंथेसिस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक हैं अभी तक ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की हैं। इसीलिए देखो, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी तक क्या समझा है, एक बार उसको जानते हैं। तो अगर हम एक रिवीजन करें, क्विक रिवीजन, तो अभी तक हमने बात ये की है कि जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं, अपने भोजन का उत्पादन खुद ही करते हैं बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प के। और जो परपोषी होते हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वपोषी से लेते हैं, क्योंकि स्वपोषी प्लांट से, इसीलिए जीव अपना भोजन प्लांट से लेते हैं या किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं। प्लांट स्वपोषी हैं और इसीलिए इनमें अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने की क्षमता होती है। जब ये अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि पौधों में या पादपों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? भोजन बनाने की प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब हमने कहा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, यानी कि भोजन का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो हमने कहा ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, वो लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ में होती है, फूड फैक्ट्री, खाद्य फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट जो है वो लीफ यहाँ पर होगी, पत्ती यहाँ पर होगी, क्योंकि मोस्टली सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि पत्तियों में ऐसा क्या है कि जो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमने कहा इसमें पिगमेंट होता है। इसका रंग हरा क्यों है? क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है। और उस पिगमेंट का नाम, पिगमेंट एक नहीं है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं और उन्हीं में से एक पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो पौधा है उसमें हरा रंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पत्ती के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमने कहा चलो पत्ती का टीएस देखते हैं। पत्ती को हमने काटा और हमने ऊपर से पत्ती को देखा, यानी कि ये लीफ है, हमने ऐसे कट किया और फिर ऊपर से देखा कि पत्ती कितनी लेयर से मिलकर के बनी है। जैसे कि ये पेन है, मैं अगर इसको काट दूं फिर आप ऊपर से देखेंगे कि ये जो है कितनी लेयर से मिलकर के बना है, कुछ वैसा ही हमने किया। तो ये पत्ती का टीएस हमारे पास यहाँ पर आया, जिसमें हमने कहा एक ऊपर की सतह है जिसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, वैक्सी लेयर है जो शाइन होती है, वो इसी की वजह से होती है पत्ती में। उसके बाद दो सेल आते हैं, इन दोनों को मेसोफिल नाम दे दिया गया है, दोनों के अलग अलग नाम है, लेकिन अभी आप दोनों को क्या करो, मेसोफिल सेल कहते हैं दोनों को। एंड लास्ट में आती है लोअर एपिडर्मिस, जिसके नीचे क्यूटिकल की लेयर है। अब हमने कहा मेसोफिल सेल ही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्वेश्चन ये था कि मेसोफिल सेल में ही क्यों फोटोसिंथेसिस हो रही है। हमने कहा क्योंकि मेसोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जा रही है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। हमने प्लांट सेल पढ़ी थी और प्लांट सेल में ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी, हमने कहा था प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वैसे ही मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। हमने कहा क्लोरोप्लास्ट है, तो फिर इसके क्लोरोप्लास्ट के होने से फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। तो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, कुछ ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, जैसे कि आपने एनिमल सेल पढ़ी थी तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो डबल मेम्ब्रेन वहां पर भी हमने देखी थी। ऐसे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा, ये वाला जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब देखो, हमने कहा कि इसमें पड़े रहते हैं कुछ बंडल। ठीक है, अगर एक सिंगल प्लेट है, जैसे ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर एक सिंगल प्लेट है तो उसको थाइलाकॉइड कहेंगे। अगर प्लेट की पूरा, आपने कहा कि पूरा जो ग्रुप है वो हम देख रहे हैं, पूरा बंडल जो हम देख रहे हैं, पूरे बंडल को ग्रैनम कहते हैं। ध्यान रखना, सिंगल को थाइलाकॉइड, पूरे बंडल को ग्रैनम कहते हैं। दो ग्रैनम के बीच में एक थैलाकॉइड जो होता है, जो दोनों को टच करता है, इसको स्ट्रोमल लैमेली नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे ग्रैनम या थाइलाकॉइड के अलावा जो स्पेस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब हमने कहा थाइलाकॉइड जो है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। कैसे होता है? तो हमने थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाया, यही तो था, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो है। ठीक है,
अब हमने कहा ये वाली जगह जो है वो ल्यूमेन कहलाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या है, सतह है। इसकी सतह पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फोटो सिस्टम कहा जाता है, और इन फोटो सिस्टम के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है इसके अंदर, और यही क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। यहाँ तक की बात इम्पॉर्टेंट है, ये बेस है और ये समझना ज़रूरी है। अभी तक की बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोग जल्दी से देखिए, आपने नोट्स बनाए होंगे और रिवाइज आप लोग एक बार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात आगे की करते हैं। तो पहला तो हमारा रॉ मटेरियल जो है, यानी हमारा नहीं, प्लांट्स का जो रॉ मटेरियल है दैट इज क्लोरोफिल। और हमें ये पता चल गया है कि क्लोरोफिल क्या होता है। अब जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं पे फोटोसिंथेसिस यहीं पे होगा, ठीक है। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आगे के जो रॉ मटेरियल है उनको एक बार देख लो, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। देखो पहला तो क्लोरोफिल है जो पत्ती में ऑलरेडी है, पत्ती के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर पाया जा रहा है। देन हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है। देन हमने यहाँ पे वाटर की बात की और सनलाइट की बात की। चार है, पहला सनलाइट, दूसरा, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। ये चार क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो एक बार तो रॉ मटेरियल समझो, ठीक है। देन जल्दी से ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल पत्ती में कैसे एकत्रित होते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो होगा वो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे जानना होगा, समझना होगा। थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया ले लेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो जो रॉ मटेरियल है वो चार रॉ मटेरियल होते हैं। क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। अब अगर आपसे पूछूं कि ये चारों रॉ मटेरियल कहाँ इकट्ठा होने चाहिए, जहाँ पे भोजन का निर्माण होगा। भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। तो चारों चीजें पत्ती में कैसे इकट्ठा होती हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो पत्ती में कैसे एकत्रित होता है। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल हमने अभी पढ़ा है दैट इज क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी पत्ती में होता है, कहीं बाहर से उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला रॉ मटेरियल या पहली जो कच्ची सामग्री है क्लोरोफिल या हरित लवक, वो पहले से ही पौधे में पाया जा रहा है। बस बात करनी है तीन हमारे रॉ मटेरियल, वो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये तीनों चीजें पौधे में कैसे एकत्रित होती हैं इसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है, सबसे पहले तो ये बताओ पानी कैसे जाता होगा पत्ती तक। पानी जो है वो कैसे जाता होगा। आपने प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, और टिश्यू में आपने यहाँ पे दो प्रकार के टिश्यू पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़े थे टिश्यू। जैसे ये स्टेम है और हमने कहा स्टेम में एक टिश्यू होता है, इसका नाम जाइलम है। अब ये जो जाइलम है इसका काम क्या होता है, जो यहाँ पे जल है, वाटर है, वो जड़ क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। यही तो हमने रूट के फंक्शन में पढ़ा है। ये जाइलम जो है वो पानी को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा, ठीक है। जाइलम का जो काम है वो ये है कि पानी को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम, रूट से लेकर के हर एक पार्ट तक। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि पानी जो है वो पौधे की पत्ती तक कैसे पहुंचता है, तो आपने कहा कि जो जड़ों से जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो जाइलम के द्वारा पौधे के हर भाग तक पहुंचता है। ये लो पानी पहुंच गया, ये वाटर है, ठीक है। पौधे में पानी कैसे पहुंचा, आपने कहा कि जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो पानी में घुलनशील जो पानी जो मिट्टी में घुलनशील जो पानी होता है, यानी कि मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर या नमी होती है, या पानी जब भी आप किसी पौधे को पानी देते हैं तो कहाँ डालते हैं, उसकी रूट्स में डालते हैं, ताकि मिट्टी में पानी आ सके और रूट्स जो है वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। जब पानी रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती हैं, अवशोषित यानी कि सोखना, अगर हम साधारण भाषा में कहें, पानी को सोखती हैं। पानी जड़ों से होते हुए तने और तने से हर एक भाग तक पहुंचता है और पत्ती तक भी पहुंचता है। तो पहली चीज तो ऑलरेडी थी दैट इज क्लोरोफिल। दूसरी चीज भी आ गई है दैट इज H2O यानी कि जल, ठीक है।
तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, ये पत्ती की सतह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं या छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इनका नाम रंध्र या स्टोमेटा होता है। जब भी आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे क्लास 6-7 में, तब मैंने आपको बोला था कि जब भी पत्ती में अगर आपको पोर्स देखने हैं या स्टोमेटा देखने हैं तो पत्ती को कुछ ऐसे उठा करके देखो, आपको क्लियरली विजिबल होगा। जैसे अगर आप सूरज की ओर देखेंगे तो उन वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं वहां से आपको सूरज की रोशनी दिखाई देगी, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं या छोटे छोटे स्टोमेटा हैं। ये जो स्टोमेटा है ये करते क्या है एक्चुअली में, ये करते हैं कि हमारे वातावरण में CO2 तो होती ही है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, मेन ये गैसेस होती है, बाकी बहुत कम कम क्वांटिटी में और भी गैसेस होती हैं, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रंध्र के माध्यम से अंदर एंट्री ले लेते हैं और पत्ती तक पहुंच जाते हैं। तो तीसरी जो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे पहुंचे, क्योंकि पत्ती में क्या थे, यहाँ पे स्टोमेटा पाए जा रहे थे, पत्ती में स्टोमेटा पाए जा रहे थे और इन स्टोमेटा से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर पहुंच जाती है। लो, ये दूसरी चीज आ गई थी, ये तीसरी चीज भी आ गई है। अब चौथी चीज बची है, दैट इज सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। अब ये जो सनलाइट होती है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, हरित लवक का काम क्या हमने बोला था, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में। क्लोरोफिल का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो ग्रीन कलर दे रहा है पौधे को, क्लोरोफिल या हरित लवक क्या करते हैं, वाटर, ये जो सनलाइट होती है, जैसे वाटर तो यहाँ पे आ गया है, CO2 भी आ गया है, उसके बाद जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर चौथी जो चीज है सनलाइट, वो पत्ती में कैसे पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर मैं सम अप करूं इन चीजों को, तो पानी जो है वो जड़ के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, पत्ती तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। क्लोरोफिल ऑलरेडी यहाँ पे पत्ती में है और सूर्य के प्रकाश को जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और इस तरीके से चारों चीजें पत्ती में इकट्ठा हो गई हैं। रॉ मटेरियल क्या है और रॉ मटेरियल कैसे पत्ती में आए हैं, ये बात क्लियर हो गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये चारों जो इन्हीं चारों चीजों से खाना बनेगा, इनका ग्लूकोज जो है वो इन्हीं चारों चीजों से बनेगा। बताओ ये चार चीजें पौधा किसी जीवित जीव या पादप या सूक्ष्म जीव से ले रहा है, या इन चारों चीजों के लिए क्या पौधा किसी भी सजीव पे निर्भर है या नहीं है। चलो देखो, क्यों हम पौधे को स्वपोषी कह रहे हैं, अब आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो ये चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे आओ, फोटोसिंथेसिस जब भी हम पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट होती है दो स्टेप में। फोटोसिंथेसिस जो कंप्लीट होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, नो नॉट डार्क, लाइट, light reaction, and second one is dark reaction. अब लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ये समझना जरूरी है। वो उसके लिए आप यहाँ आओ, देखो यहाँ पे जो थाइलाकॉइड है, जो थाइलाकॉइड है आपके, यहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइट इन्वॉल्व होती है, सनलाइट इन्वॉल्व होती है, सूर्य का प्रकाश इन्वॉल्व होता है। और जो स्टोमा है, ये वाला जो भाग है यहाँ पे, स्टोमा में क्या होगा, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। ये समझ आया कि लाइट रिएक्शन कब हो रही है, कहाँ हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है। अच्छा पहले क्या होगा, ये ध्यान रखना कि पहले लाइट रिएक्शन ही होगी, क्यों, क्योंकि लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है उसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, ये हम आगे अभी देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक थैलाकॉइड, ये सिंगल थैलाकॉइड हमें लेना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि कैसे यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन है वो चल रही है। तो ये मैं थाइलाकॉइड बना रही हूँ, तो आ जाओ यहाँ पे।
और एक्चुअल में थाइलाकॉइड होता है ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। और ये ल्यूमेन वाला भाग है, ये वाला भाग क्या है, ल्यूमेन वाला भाग है। ये ध्यान रखना कि ये ल्यूमेन वाला पार्ट है। ओके, अब मैं पूरे नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ में स्पेस चाहिए, मैं बस इतना बना रही हूँ। जो चीज मैं यहाँ लिखूंगी इट मीन्स कि ये ल्यूमेन में हो रहा है। ये क्लियर है? चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो ये है थाइलाकॉइड जिसकी मैंने बस ये मेम्ब्रेन बनाई है। ये अब इस थाइलाकॉइड में फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम का क्या मतलब है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगे कुछ चीजें, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखो ये है फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम ये है और ये है दूसरा फोटो सिस्टम, ठीक है। ये फोटो सिस्टम अलग अलग चीजों से बना होता है, जैसे कि बीच वाले पोर्शन में यहाँ पर कुछ पिगमेंट आते हैं, ये पिगमेंट, और इनको हम एंटीना कहते हैं, ये जो पिगमेंट है। और यहाँ पे एक पिगमेंट होगा, ये होगा रिएक्शन सेंटर, ठीक है। बाकी इधर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। यहाँ कुछ एंजाइम्स होंगे और सेम चीज यहाँ पर भी होगी। तो आप चलो ये रहने दो, सिर्फ इतना समझो, ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है। यहाँ पर भी सेम यही चीज होती है कि बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। यहाँ पर भी कुछ क्या होंगे, पिगमेंट्स होते हैं जो एंटीना बनाते हैं, और यहाँ पर भी एक रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। पहले इतना बनाओ फिर हम देखते हैं। चलो हो गया। अब देखो, सबसे पहले एंटीना को समझते हैं। एंटीना क्या होता है? एंटीना मतलब ये कि हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट हैं, जैसे यहाँ पे बना लो पिगमेंट। अच्छा, इन पिगमेंट में कौन कौन से पिगमेंट है नाम देख लेते हैं एक बार। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉल, ये पिगमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना क्लोरोफिल कौन सा है, बी है। ये इनका काम क्या, अच्छा हमने बोला था क्लोरोफिल करता क्या है, ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अलग अलग वेवलेंथ होती है लाइट की, एक वेवलेंथ को ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा आपने ये समझा होगा, आपने कहा होगा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम एनर्जी होती है, या जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। अब होगा क्या, देखो ये जो एब्जॉर्ब करता है, जो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की लाइट होगी। इट मीन्स वेवलेंथ कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 450 इसकी वेवलेंथ है, ठीक है, 450 है, क्लियर है। और ये क्या करेगा, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसकी वेवलेंथ तो कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। अब क्या होता है, ये जो एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की है, ये लाइट एनर्जी जो है, जैसे ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, इस पिगमेंट में क्या होगा, कुछ चेंजेस आते हैं इस पिगमेंट में। जैसे इसने लाइट एब्जॉर्ब की, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ग्राउंड स्टेट से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो गए हैं, यहाँ से साइन बनाओ किसका, लाइट का। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक्साइट हो गए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ग्राउंड स्टेट से ये ऊपर को जाता है तो ये एनर्जी यूज कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी एमिट होती है। तीन कंडीशन यहाँ पे बनती है, ठीक है, 2 से 3 कंडीशन बनती है। ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने में, वापस ग्राउंड स्टेट में आने में एनर्जी यूज हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो यहाँ एनर्जी एमिट होती है, ये जो एनर्जी होती है ये 3 फॉर्म में यूज हो सकती है। इस फॉर्म में होती है हीट की फॉर्म में, हीट जो है, हीट यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। दूसरा, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को दूसरा पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। हीट होगा, जैसे हीट टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे, और उसके बाद आपने कहा ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को दूसरा पिगमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा पिगमेंट,
जब एब्जॉर्ब करेगा, फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था, इस एनर्जी को ये जो दूसरा पिगमेंट है इसने इसको रिसीव कर लिया, इस एनर्जी को, ठीक है। जब ये इस एनर्जी को रिसीव करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, या इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हाँ एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा एनर्जी, और तीसरा हमने बोला एक तो जो एनर्जी में एमिट होती है हीट की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में होती है, दूसरा ये जो यहाँ पे लाइट है इसको जो तीसरा या दूसरा जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमने बोला कि इसकी जो एनर्जी थी, या इसने जो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की थी, इसकी लाइट को ये दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी क्या सेम होगी जितनी की इसने एब्जॉर्ब की थी? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, ये जो लाइट थी इसकी एनर्जी और ये जो लाइट इस वाले पिगमेंट ने यूज की है, इसकी एनर्जी क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? ये बताओ मुझे। मैं फिर से बोलती हूँ, इस पिगमेंट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है सन से, इस लाइट की एनर्जी, और इस पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है इस वाले पिगमेंट से, इसकी एनर्जी क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? जस्ट सोचो। अभी मैंने ये बोला था क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होकर के ऊपर गया है और फिर ग्राउंड स्टेट में ही आया है, और आपने क्या इसने एनर्जी का यूज किया है, यहाँ पे क्या हुई है, एनर्जी जो है वो खर्च हुई है, हीट की फॉर्म में हुई है, हीट यहाँ पे निकली है, एनर्जी यहाँ पे निकली है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होने में और वापस से ग्राउंड स्टेट आने में एनर्जी का यूज किया है, इट मीन्स की एनर्जी कम हुई है। इसने जो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब किया है उसमें एनर्जी कम है कंपैरेटिवली। एनर्जी कम होने का मतलब है कि वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ लिखना यहाँ पे 500। ऐसे ये क्रम आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, एक पिगमेंट जो है वो दूसरे की लाइट को एब्जॉर्ब करता हुआ चला जाता है, लेकिन क्या होता है, एनर्जी कम होती रहती है और वेवलेंथ बढ़ती रहती है। यानी कि ये 500 से फॉर एग्जांपल ये 610 हो गया है, ये 620 हो गया है, ये 630 हो गया है, ये 650 हो गया है, ऐसे। तो क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है मीन्स एनर्जी कम होती चली जा रही है। ये बनाते हैं एंटीना। एंटीना का काम है एनर्जी को रिसीव करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको पास कराते रहना, यानी कि जो पिगमेंट है वो आगे पास कराते रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इनको हम एंटीना कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये ध्यान रखना कि ये जब भी जो पिगमेंट है वो एनर्जी को यहाँ पे रिसीव करेंगे या लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एक पिगमेंट से, तो ये सीक्वेंस में चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 540 जो नैनोमीटर की लाइट है, उसके बाद जो भी पिगमेंट इसको रिसीव करेगा वो क्या होगा, जो इसके बाद की वेवलेंथ आती होगी। यानी कि 450 के बाद ऐसा नहीं कि 610 नैनोमीटर वाला जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, पहले ही 500 वाला करेगा, देन 610 वाला करेगा। 610 से ऐसा नहीं कि 630 वाला पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, पहले 620 वाला करेगा। ये सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। ये बनाते हैं एंटीना। एट लास्ट ये क्या करेंगे, ये करते हैं कि जो यहाँ पर जो पिगमेंट होता है, एट लास्ट एनर्जी को किसको दिया जाता है, रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। जो लाइट होती है, लाइट को कहाँ पहुंचाया जाएगा, रिएक्शन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये जो फोटो सिस्टम है ये दो है, तो इनको कैसे अलग अलग हम बताते हैं, ये पीएस सेकंड होता है, फोटो सिस्टम सेकंड, एंड ये पीएस फर्स्ट होता है। अब इनमें भी डिफरेंस है वो हम देखेंगे, लेकिन ये रिएक्शन सेंटर है क्या, ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल ए है। ये रिएक्शन सेंटर जो है ये अलग अलग नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए इनको अलग अलग हमने रखा हुआ है, ठीक है। ये अगर पोर्शन कंफ्यूजिंग लगा है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट अगर इससे पहले तक का जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की वो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो फोटो सिस्टम या फिर आप, हाँ, फोटो सिस्टम क्या होते हैं या एंटीना या रिएक्शन सेंटर क्या होता है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।